हेलो एवरीवन। उत्थान एजुकेशन के डिजिटल वर्ल्ड में मैं रावत चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मूलभूत टॉपिक ओम का नियम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मेरे ख्याल से 9th या 10th में आपने कहीं ना कहीं आपने मतलब संपूर्ण विद्यार्थियों ने कहीं ना कहीं इस नियम को पढ़ा हुआ है। और तत्पश्चात जो साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने इसको 12th में जो 12th के जो शुरू के इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ चैप्टर हैं, 3-4, उनमें से शायद तीसरे चैप्टर में ओम के नियम को पढ़ा हुआ है। उसी ओम के नियम को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं ओम का नियम। यहाँ पर ओम वैज्ञानिक का नाम है। वैज्ञानिक ओम ने इस रूल को इंट्रोड्यूस किया था, ओहम्स लॉ। ओम का नियम ये बताता है कि कोई भी परिपथ है, और ऑब्वियसली परिपथ है उसमें धारा बह रही है, तो वो चालक तारों के माध्यम से ही पूरा होता है। हम यहाँ पे परिपथ बना लेते हैं। और इस परिपथ में ये चालक तार हैं, और संपूर्ण जो चालक तार है उसका जो प्रतिरोध है, इसको यहाँ पर इस सिंबल के द्वारा, यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के द्वारा दर्शाया गया है। और यहाँ पर ये बैटरी लगाई गई है जिसका ये धनाग्र सिरा और ये ऋणाग्र है। और यहाँ पे मान लीजिए हम एक बल्ब कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे एक की स्विच लगा लेते हैं, और इस स्विच को हम डॉट के द्वारा ऑन कर लेते हैं। डॉट लगा हुआ मतलब ये स्विच अब ऑन है। तो जैसे ही बैटरी का स्विच ऑन किया तो इसमें धारा बहेगी। ओम दरअसल ये बताना चाहते थे कि अगर तार यही है, यानी कि मान लीजिए ये अगर कॉपर का तार है, चूंकि हमें धारा प्रवाहित करनी है तो हमें कोई न कोई चालक पदार्थ ही लेना पड़ेगा, कोई न कोई मेटल ही लेनी पड़ेगी। तो ओम का जो बताने का टारगेट था वो ये था कि मान लीजिए ये कोई चालक तार है और इस तार को नहीं बदलें, ये कॉपर का ही है, और फिर हम ये करें कि इस बैटरी का जो विभव है, जैसे कि मान लीजिए ये बैटरी है वो 5 वोल्ट की है। बैटरी के 5 वोल्ट का कहने का मतलब ये होता है कि जैसे ही दोनों सिरे, जो भी तार के दो खुले सिरे हैं, उनको बैटरी के प्लस और माइनस पे टच कराएंगे, तो ये उन दोनों सिरों के बीच में 5 वोल्ट का विभव अंतर पैदा कर देगी। क्योंकि जब दोनों बैटरी के दोनों सिरे, बैटरी पर लगाए जाने वाले दोनों सिरे जब बैटरी से नहीं जुड़े हुए थे, उस स्थिति में दोनों खुले हुए थे, तो दोनों ही 0-0 वोल्ट पे थे। और जब बैटरी नहीं लगी हुई है तो 0-0 दोनों सिरों का विभव अंतर, एक का भी 0 दूसरे का भी 0, क्योंकि बैटरी से टच नहीं है, तो 0-0 तो ये 0 वोल्ट डिफरेंस है जब बैटरी नहीं लगी हुई है। तार के दोनों सिरों के बीच का जो विभव अंतर है वो 0 वोल्ट है। अब जैसे ही हमने 5 वोल्ट की बैटरी काम में ली, तो बैटरी का ये काम होगा कि वो येन कैन प्रकारेण दोनों सिरों के बीच में 5 वोल्ट का विभव अंतर क्रिएट कर दे। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि दो टंकियां हैं पानी की, और एक में पानी इतना भरा हुआ है और यहाँ पर एक और टंकी है जिसमें कि पानी उससे कुछ कम हाइट में, दोनों में हाइट का डिफरेंस रखना है। मान लीजिए कि इतना भरा हुआ है इसमें। अब इन दोनों को एक नली के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये नली है और यहाँ पे मैंने सपोज वॉल लगा दिया है। तो जैसे ही मैं इस वॉल को, पहले क्लोज था, ओपन करूँगा, तो जिस टंकी में पानी ज़्यादा है, जिस टंकी में पानी की हाइट ज़्यादा है, उससे पानी है वो दूसरी टंकी जिसमें की हाइट कम है उस तरफ प्रवाहित होगा, उस तरफ पानी फ्लो करेगा। तो ऐसे ही वही काम बैटरी का है कि दोनों सिरों में जो हाइट है, हाइट माने यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस, यहाँ पे हाइट का डिफरेंस था,
तो जिस केस में अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो उस केस में या फिर अपन इस परिपथ वाले केस में जो हाइट वाला डिफरेंस है वोल्टेज वाला डिफरेंस है। तो यहाँ पे जैसे ही पानी की हाइट में डिफरेंस था तो पानी जो है अधिक जल वाली टंकी से कम वाली की ओर प्रवाहित होने लग गया, और जैसे ही हाइट का डिफरेंस बराबर होगा पानी प्रवाहित नहीं होगा, प्रवाह रुक जाएगा, लेवल सेम हो गया। और यहाँ पे जब बैटरी नहीं लगी हुई थी तो वो दोनों जो वायर के सिरे थे वो सेम लेवल पे थे। और अब बैटरी का काम है कि हाइट का डिफरेंस क्रिएट करना। हाइट का डिफरेंस माने यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करना। अब 5 वोल्ट की बैटरी है तो वो 5 वोल्ट का दोनों सिरों के मध्य में विभव अंतर क्रिएट कर देगी। अब 5 वोल्ट का डिफरेंस कैसे भी करके हो सकता है, प्लस वाले का 5 है और माइनस वाले का 0 है, ये भी चलेगा। प्लस वाले का 0 है, माइनस वाले का -5 है, डिफरेंस करोगे तो 0 माइनस माइनस -5 करके ये 5 माइनस 0 ये भी 5 वोल्ट होगा, और ये 0 माइनस -5 ये भी 5 वोल्ट होगा। और यहाँ पे जब दोनों टंकियों को पानी के द्वारा नली के द्वारा जोड़ा गया तो यहाँ पे पानी का फ्लो हो रहा था। यहाँ पे जैसे ही वायर के माध्यम से, नली की जगह यहाँ पे वायर है, वायर के माध्यम से जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे तो जैसे पानी प्रवाहित हो रहा है वैसे यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा। यानी कि कहीं ना कहीं बैटरी का काम है वो हाइट में डिफरेंस क्रिएट करना, हाइट बोले तो यहाँ पे वोल्टेज में डिफरेंस क्रिएट करना है। और इसको ऐसे भी बना सकते हैं अपन 10-5 हो, यानी प्लस वाले का 10 वोल्ट कर दे और माइनस वाले का 5 वोल्ट कर दे तो भी डिफरेंस है वो 5 वोल्ट ही बनेगा। यानी बैटरी का काम है वो जो भी इस पर सिरे जोड़े जा रहे हैं, चालक तारों के सिरे जोड़े जा रहे हैं, उन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करना। तो ये तो हो गई बात वोल्टेज की। और जैसे ही वोल्टेज डिफरेंस होगा, जैसे ही हाइट में डिफरेंस होगा, पानी का फ्लो होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे जैसे ही बैटरी लगाई हमने, बैटरी ने दोनों सिरों में वोल्टेज में डिफरेंस क्रिएट किया और करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट होगी। अब चूंकि की है वो तो ऑन है ही, तो इसमें बल्ब जलेगा और करंट बहेगी। और दूसरा शर्त मैं ये बता रहा हूँ, ओम ने कहा था कि तार आपने अगर कॉपर की ली है तो संपूर्ण प्रयोग के दौरान आपको कॉपर का ही तार यूज करना है। और इसके अलावा ये ज़रूरी है कि अगर हम मान लीजिए लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर सुबह में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सुबह में ये प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका जो टेम्परेचर है वो सुबह जैसा ही रहना चाहिए। ताप और दाब, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ शुड बी मेंटेन, दोनों ही कांस्टेंट होने चाहिए, बदलने नहीं चाहिए। तो अब जैसे ही हमने यहाँ पे बैटरी लगाई और इसमें करंट प्रवाहित हुई, तो हम बताना चाहते थे कि इन दोनों में संबंध क्या है। अगर हम तार भी बदल नहीं रहे हैं, भौतिक परिस्थितियाँ, फिजिकल कंडीशंस है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को वही रख रहे हैं, तो क्या यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस है 5 वोल्ट, उसमें और इसमें जो बहने वाली धारा है उसमें कोई संबंध होगा? तो अब पहले उन्होंने 5 वोल्ट की बैटरी ली और फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी ले ली, या तो बैटरी ले ली या एक्स्ट्रा सेल ऐड कर लिया, कैसे भी करके वोल्टेज डिफरेंस है वो बढ़ा दिया, 5 से 10 वोल्ट कर दिया। तो उन्होंने देखा कि इसमें धारा भी अधिक बह रही है, तो उन्होंने देखा कि इस बल्ब की रोशनी है वो बढ़ गई, अर्थात धारा अधिक बहने लगी। चूंकि हमने तार तो वही रखा है और ताप और दाब भी वही है, तो इससे ओम ने ये निष्कर्ष निकाला कि मान लीजिए अगर 5 वोल्ट की बैटरी थी उस टाइम, इसमें 5 एम्पियर धारा थी, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो यहाँ पे धारा भी वो 10 एम्पियर हो गई। और ऐसे ही उन्होंने आगे इस प्रयोग को और बढ़ाया, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने 15 वोल्ट किया, ये भी उसी अनुपात में धारा है वो भी 15 वोल्ट हो गई। यानी जिस अनुपात में हम वोल्टेज को बढ़ा रहे थे उसी अनुपात में है जो कि धारा बढ़ रही थी। इस बात को उन्होंने एक ग्राफ के द्वारा या फिर यूं कहिए एक कथन के द्वारा समझाया। वो कुछ इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर यदि ताप एवं दाब, या इसको यूं कह लीजिए कि भौतिक परिस्थितियां नियत रहे तो किसी परिपथ में बहने वाली धारा धारा परिपथ के सिरों के मध्य विभवांतर
सिरों के मध्य, ना कि विभव। ध्यान रखें इस बात का कि विभव अंतर है, दोनों सिरों के बीच में कितना विभव अंतर है, और विभव अंतर क्रिएट करने का काम है वो बैटरी का है। परिपथ के सिरों के मध्य विभव अंतर के समानुपाती होती है। अब ये हो गया ओम के नियम का कथन, और इसको अगर गणितीय भाषा में सीधा सीधा लिखना चाहें तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि विभव अंतर को V से लिखते हैं, और जो उसमें बहने वाली धारा है परिपथ के अंदर उसको अगर I से दर्शाएं तो V है वो I के समानुपाती होता है। यहाँ पे ये जो चिन्ह दर्शाया गया है ये समानुपाती का चिन्ह है, यानी समानुपाती का मायने ये है कि अगर बैटरी का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो बढ़ाते जाएं, अलग अलग बैटरीज यूज़ करते जाएं, या फिर ऐसा कुछ सिस्टम उसी बैटरी में लगा हुआ हो जो कि वोल्टेज डिफरेंस को बढ़ा दे, तो जैसे जैसे विभव अंतर बढ़ता जाएगा 5, 10, 15, उसी अनुपात में अगर वही तार हो, वही परिस्थितियां हो, ताप दाब वही हो जो कि पहले में थे जब 5 वोल्ट की हम बैटरी ले रहे थे, तो उसी अनुपात में धारा है वो भी बढ़ती जाएगी। यानी जैसे जैसे V बढ़ेगा ऐसे ऐसे धारा भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे अपन बैटरी को 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट ऐसे करते जाएंगे तो बल्ब की रोशनी भी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी। या फिर इसको मेजर करने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अपन उसके सीरीज के अंदर में एक अमीटर लगा दें, तो अमीटर का जो सुई है वो भी जैसे जैसे V बढ़ रहा है उसी अनुपात में अमीटर जो कि धारा नापता है उसकी सुई भी आगे की ओर 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर इस प्रकार से दर्शाती जाएगी। तो ये तो हुआ ओम के नियम का कथन, जो कि ये बताता है कि विभव अंतर है वो धारा के समानुपाती होता है। अगला ये, क्योंकि हमने इसको गणितीय भाषा में लिखा तो इसको ऐसे लिखा V समानुपाती I। अब यह एक छोटा सा गणित का ट्रिक ही है कि जैसे ही अपन इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे कोई न कोई नियतांक आएगा, इसको अपन मान लेते हैं कि ये K नियतांक आ गया। अब सब लोग कन्वेंशन या परिपाटी से इस K को R मानते हैं जो कि एक नियतांक है, और इस R का जो नाम है वो है प्रतिरोध। इसको फिजिक्स की भाषा में प्रतिरोध कहते हैं, जो कि उसी प्रैक्टिकल के दौरान नियत रहेगा। केवल V और I के अंदर में अपन संबंध देख रहे हैं, ताप और दाब की स्थितियां वही है, और तार जो हमने जोड़ रखे हैं वो कॉपर के माने हुए तो कॉपर के ही रखने, टंगस्टन के मान लेते तो टंगस्टन के ही रखने थे, लोहे के मानने थे तो लोहे के, एल्यूमिनियम के मानने थे तो एल्यूमिनियम के ही रखनी है अपने को पूरे प्रैक्टिकल के दौरान। यहाँ पर हमने चूंकि शुरुआत में इसको कॉपर का माना हुआ है तो कॉपर के ही रखने, और यहाँ पे जो समानुपाती नियतांक K है जिसको कि परिपाटी से या फिर किताबों के अंदर में R लिखा जाता है उसको प्रतिरोध कहा जाता है फिजिक्स की भाषा में। अब इसको अगर अपन ग्राफ बना के दर्शाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जैसे जैसे V में बढ़ोतरी होगी उसी अनुपात में I बढ़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जो है ग्राफ इनके मध्य कुछ ऐसा बनेगा। मान लीजिए हमने वाई एक्सिस पे विभव अंतर रखा हुआ है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट उसी अनुपात में, और इधर हमने एक्स एक्सिस पे आई माना हुआ है, तो इनके बीच में जो ग्राफ आएगा वो कुछ सीधी रेखा के रूप में आएगा। और जो कि गणित के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि सीधी रेखा है उसका ढाल है वो नियत रहता है। ढाल माने ये है कि एक्स अक्ष के साथ जो इस रेखा का झुकाव है ये एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, ये कोण है वो हमेशा ही, अगर सीधी रेखा है, रेखा सीधी आगे की ओर बढ़ रही है तो ये नियत रहेगा। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती तो हम जानते हैं कि ये कोण है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये रेखा कुछ ऐसी है तो ये कोण जो एक्स अक्ष के साथ बन रहा है या जिसको कि ढाल कहते हैं, स्लोप कहते हैं, वो स्लोप चेंज हो जाएगा। अब चूंकि V प्रोपोर्शनल टू I है, V समानुपाती I है, तो यहाँ पे सीधी रेखा बनेगी, और इसका जो ढाल होगा, गणित की भाषा में ढाल को अगर देखें तो ढाल को कुछ ऐसे लिखते हैं, ढाल बराबर dy अपॉन dx, अर्थात एक्स अक्ष पे कोई भी दो बिंदु पकड़ेंगे, मान लो ये और ये, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, और इन दोनों बिंदुओं के सापेक्ष, इन दोनों बिंदुओं के करस्पॉन्डिंग जो बिंदु y पे बनते हैं उनको पकड़ेंगे। तो यहाँ पे लंब डाला तो ये बिंदु यहाँ बनेगा, और यहाँ पे लंब डाला तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे बनेगा। इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो y वाले पॉइंट है उन दोनों को पकड़ेंगे, y वाले पॉइंट का डिफरेंस ऊपर और नीचे x वाले पॉइंट्स का डिफरेंस। अब मान लीजिए कि ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, और ये भी कुछ ऐसा ही 5 एम्पियर
और ये कुछ 10 एम्पियर है और ये चूंकि वोल्ट में होगा। तो हम इन दो बिंदुओं को मान के चलते हैं। एक बिंदु ये है हमारा जिसको कि अपन 5,5 लिख सकते हैं और इसको भी 10,10 लिख सकते हैं। अब इस ग्राफ की सहायता से अगर अपन ढाल निकालें, ये दो बिंदु पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में y में डिफरेंस क्या, 10 - 5 जो कि 5 है। और ठीक ऐसे ही यहाँ पे 10 - 5, इसको अगर थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखें तो ऐसे लिखेंगे ताकि सभी विद्यार्थियों को समझ में आए। 10 - 5, चूँकि y एक्सिस पे हमने विभवांतर माना हुआ है तो वोल्ट, और ऐसे ही ठीक x एक्सिस पे 10 - 5 और ये यहाँ पे एम्पियर। तो इसका जो कि होगा वो 5/5 यानी 1, अर्थात इसकी जो ढाल आ रही है, इस ग्राफ की जो ढाल है वो 1 है। और यहाँ पर जो भी नियतांक होगा वही ढाल देगा। यहाँ से v समानुपाती I में जो नियतांक हो रहा है वही ढाल का मान देगा। तो यहाँ पे हमारे नियतांक क्या था, प्रतिरोध है यहाँ पे वो 1 ओम है। इस ग्राफ की बात करें तो ये अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होगा, लेकिन इस स्थिति में जब हमने विभव अंतर को 5 और 10 माना और धारा को 5 और 10 एम्पियर में माना। अब ऐसे ही हम आगे और पॉइंट्स लें, इसको मान लिया 15 कर दिया और इसको भी मान लिया 15 एम्पियर कर दिया, तो ठीक उसी अनुपात में बढ़ेगा चूंकि ढाल इसकी वही है। क्यों, कैसे भी करके वाई एक्सिस पे कोई भी दो पॉइंट पकड़ो और एक्स एक्सिस पे भी कोई भी दो पॉइंट पकड़ोगे, हमेशा ही डिफरेंस इस प्रकार से एडजस्ट होगा कि के या आर का मान या ढाल का या स्लोप का मान है वो हमेशा ही एक ही आना है। तो ये कुछ मायने हैं गणित की भाषा में कहें ओम के नियम के। अब ओम के नियम की कुछ शर्तें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक तो ये है कि जिस तार के साथ हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसी धातु को रखना है हमेशा ही। कॉपर के साथ किया तो कॉपर ही रखना है, क्योंकि अगर कॉपर से हमने किसी और दूसरी धातु को ले लिया तो वहाँ पे प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस किसी भी मेटल का अपना स्वयं का अंदर का नैज गुण है, तो कॉपर का अलग है तो एल्यूमिनियम का अलग हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल में फिर अपन V और I को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, V और I के मध्य क्या संबंध है वो देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे R भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा करना है कि R है जो यहाँ पर जो K है प्रतिरोध है वो बदलना नहीं चाहिए, ताकि हम V और I के मध्य संबंध है वो अच्छे से ज्ञात कर पाएं। अगर किसी भी तरीके से R चेंज हो गया तो फिर अपन पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये R है V की वजह से चेंज हुआ है या टेम्परेचर की वजह से चेंज हुआ है, प्रेशर की वजह से चेंज हुआ है या आई की वजह से चेंज हुआ है या फिर धातु बदलने से चेंज हुआ है। तो इसलिए अगर वी और आई में संबंध देखना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आर को हमें फिक्स करके चलना है। और आर किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है वो मैं बता चुका हूँ फिर से, कि अगर धातु बदल दी तो आर चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब धातु वही रखनी है। दूसरा, ताप और दाब, धातुओं के केस में जैसा कि हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर धातुओं के लिए महत्वपूर्ण बात है कि धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। अगर प्रतिरोध को हम R से दर्शाएं वही K, और अगर T को टेम्परेचर माने तो इसको कुछ गणित की भाषा में ऐसे लिखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे R बढ़ेगा। हालांकि ये तय नहीं है कि ये ठीक समानुपाती होगा, लेकिन अपन इसको समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि R समानुपाती T होगा। अब T की घात यहाँ पे एक मानी है मैंने समझने के लिए, जरूरी नहीं है कि ये T के एक घात की समानुपाती हो, वो हम नहीं जानते उस बात को, लेकिन ये जरूर है कि जैसे ही T बढ़ेगा R बढ़ेगा, चाहे किसी भी घात के हिसाब से बढ़े। अर्थात इसको दूसरी भाषा में कहें तो जो ताप प्रतिरोध गुणांक है धातुओं का वो धनात्मक होता है, क्योंकि यहाँ पे R बढ़ रहा है T भी बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जैसे कि अर्धचालकों में होता है रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव बनता है। लेकिन जिन केसेज में R है वो T के समानुपाती होता है, जैसा कि धातुओं या चालकों के लिए होता है, तो उन केसेज में जो इनके लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, धनात्मक बनेगा। इसको दूसरी भाषा में हिंदी में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ताप प्रतिरोध गुणांक है वो, ताप प्रतिरोध गुणांक जिसको कि अल्फा से लिखते हैं वो पॉजिटिव या
धनात्मक होता है। और धनात्मक किस केस में होगा? जिस केस में R प्रोपोर्शनल टू T होगा। ये दोनों एक ही चीजें हैं। अब क्यों होता है ऐसा कि ताप बढ़ा है और धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है? इसका कारण ये है कि चूंकि धातुओं या फिर चालकों में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होते हैं, उनके पास ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं कि उनको फ्री करना है। वो तो स्वतः ही प्रकृति में ही धातुएं इस हिसाब से ही बनी हुई है, इस हिसाब से गड़ी हुई है कि धातुओं का जो इलेक्ट्रॉन धातुओं में जो कक्षाओं में घूमने वाले धातुओं के परमाणुओं में जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो फ्री होते हैं। फ्री होने का मायने ये है कि वो धातु के अंदर अंदर फ्री होते हैं। धातु का पूरा मटेरियल है, धातु का पूरा ठेला है, मान लीजिए ये धातु का ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर अंदर में इलेक्ट्रॉन कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन वो इसकी सतह को छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि जब सतह को छोड़ के जाएंगे तो जो कार्यफलन नाम की जो एक चीज होती है, कार्यफलन की मात्रा में जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी मात्रा में ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन है वो धातु की सतह को छोड़ेगा। लेकिन धातु की सतह के अंदर में, उस पूरे मटेरियल के अंदर में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं, फ्री होते हैं। तो अब जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों और धातु के जो आयन्स हैं उन दोनों को ऊर्जा मिलेगी। कैसे? मान लीजिए ये पूरा ही हमारे पास धातु का ऑब्जेक्ट है, कॉपर का मान लेते हैं। अब क्या होगा? जैसे ये कॉपर का यहाँ पे कोई परमाणु पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस जिसमें कि प्रोटॉन, पूरे को प्लस लिख दिया, पूरा न्यूक्लियस यहाँ पे कवर हो गया। और इसके चारों ओर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घूम रहे। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन घूम रहे। ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, फिर न्यूक्लियस, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर परमाणु का न्यूक्लियस, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर परमाणु का न्यूक्लियस, फिर इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके पूरे मटेरियल में परमाणु और उसके चारों इलेक्ट्रॉन और अंदर में प्रोटॉन, जिसको कि न्यूक्लियस कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अब प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, जितने प्लस उतने ही ई माइनस, धातु पूरी न्यूट्रल है, उदासीन है। और अब ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, पूरे मटेरियल के अंदर में कहीं पे भी हो सकता है, फ्री है। लेकिन सतह को छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सतह को छोड़ के जैसे ही जाएगा उस टाइम इसको ऊर्जा चाहिए, जिसको कि अपन कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन के बराबर ऊर्जा जैसे ही देंगे तो ये सरफेस को छोड़ के फ्री हो जाएगा। लेकिन जब तक उसके पास इस मात्रा की ऊर्जा नहीं है तब तक वो इस सतह के अंदर में ही गति करता रहेगा। अब जैसे ही मैंने ताप बढ़ाया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा आई, ताप जो कि गतिज ऊर्जा का ही एक रूप है। तो इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाएंगे तेजी से। और अभी इसी मटेरियल के चारों ओर हम ओम के नियम में बात किए तो क्या है? ये तार का ही बड़ा रूप दिखाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने बैटरी लगाई हुई है, ये प्लस ये माइनस। अब क्या है? जब ताप हमने फिक्स किया हुआ है तब तो क्या है? इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ गति कर रहे हैं। हालांकि वो रैंडम मोशन करेंगे, लेकिन उनका जो नेट मोशन है वो प्लस की तरफ आएगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही हमने बैटरी का प्लस और उधर माइनस सिरा जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन है वो प्लस की तरफ फट से भाग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। वो रैंडम मोशन करेंगे, लेकिन उनका जो नेट वेलोसिटी की दिशा होगी वो प्लस की तरफ होगी, और उनका नेट वेग है वो इस तरफ आएगा। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जैसे ही हमने प्लस लगाया तो वो सीधा यहाँ पहुँच जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे 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 करेगा, लेकिन नेट मोशन है वो, उसकी जो परिणामी गति है वो प्लस की तरफ होगी। अब पहले ताप था जो था, अब उसको मैंने बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया तो इनके पास गतिज ऊर्जा आएगी। अब फ्री तो पहले से ही थे, अब गतिज ऊर्जा इनके पास भी आ गई। प्लस वाले आयनों, जो धनायन यहाँ पे पड़े हुए हैं, धातु के परमाणु के धनायन जो यहाँ पे रुके हुए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्री थे लेकिन धातु के धनायन तो वही है जहाँ पहले थे। जब ताप हमने बढ़ाया हुआ नहीं था उस स्थिति में तो वो वहाँ पे रुके हुए थे, लेकिन ताप बढ़ाया तो धातु के धनायनों और इलेक्ट्रॉनों दोनों के पास गतिज ऊर्जा आ गई। अब गतिज ऊर्जा आएगी तो क्या है? पहले जब ये धनायन अपनी जगह पे पड़े हुए थे तो इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से इस प्लस की तरफ आ रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने ताप बढ़ाया तो प्लस को भी गतिज ऊर्जा मिली और इलेक्ट्रॉनों को भी गतिज ऊर्जा मिली। तो क्या करेंगे? ये जो परमाणु के धनायन यहाँ पे पड़े हुए, ये इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में बाधा डालेंगे, इनके पास गतिज ऊर्जा आएगी, ये वाइब्रेट होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का जो स्वाभाविक फ्लो था, जो नेचुरल फ्लो था, वो प्रभावित होगा, पहले जैसा नहीं रहेगा। पहले जितना आराम से इलेक्ट्रॉन इधर आ पा रहे थे उतना आराम से अब नहीं आ पाएंगे, और इसी को तो प्रतिरोध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में जो अड़चन है, जो बाधा है, वो बढ़ गई। किसने क्रिएट कर दी? एक तो इलेक्ट्रॉन खुद वाइब्रेट होने लग गए, गतिज ऊर्जा उनकी खुद की बढ़ गई तो खुद ऐसे वाइब्रेट होने लगे। और दूसरा ये कि जो धातु के धनायन जो पहले रुके हुए थे उनको भी अब गतिज ऊर्जा किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से गर्म किया तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई। तो अब वो क्या है? ऐसे वाइब्रेट होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो इधर से आ रहा है, अब वो जो परमाणु का धनायन है वो क्या करेगा कि उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जितना स्वाभाविक रूप से पहले फ्लो कर रहे थे उसी स्वाभाविक रूप से अब फ्लो नहीं कर पाएंगे, अब उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी। अब किया क्या था? हमने टेम्परेचर बढ़ाया,
और बाधा भी बढ़ गई, अड़चनें बढ़ गई, और इसी अड़चन को तो अपन प्रतिरोध कहते हैं फिजिक्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो धातु के जो धनायन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में बाधाएं डालना पैदा कर दी, और उसकी वजह से जो है प्रतिरोध बढ़ रहा है। यानी कि धातुओं का जो प्रतिरोध है वो ताप बढ़ने से बढ़ता है, बढ़ने का कारण मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब ये बात समझ में आ चुकी है कि क्यों ताप और दाब का नियत रहना जरूरी है, क्योंकि ताप और दाब है वो इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में जो आने वाली बाधा या प्रतिरोध है उसको प्रभावित करता है, और उसको अगर प्रभावित करेगा तो V बराबर आर आई के अंदर में आर भी चेंज हो जाएगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि V और I के बीच में एग्जैक्टली क्या रिलेशन है। V चेंज करने पे I किस हिसाब से चेंज हो रहा है, V चेंज करने पे I बिल्कुल V जैसा बढ़ रहा है वैसा ही बढ़ रहा है या किसी और रूप में बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि V है वो I स्क्वायर के समानुपाती हो। लेकिन हमने जैसे ही R पे जितने भी फैक्टर्स काम कर रहे थे उनको नियंत्रित कर लिया तो R स्वतः ही नियंत्रित हो गया। तो इस वजह से जो है आर को नियंत्रित करना आवश्यक है, क्योंकि हम केवल वी और आई में ही इंटर रिलेशन देखना चाह रहे थे। तो अगर बात करें कि क्या शर्तें हैं वो रहनी चाहिए जब हम ओम के नियम का प्रयोग करें, तो शर्तें ये है कि एक तो भौतिक परिस्थितियां नहीं बदलनी चाहिए, परिस्थितियां नहीं बदलनी चाहिए, और दूसरा उसी धातु या कह लीजिए चालक तार के साथ संपूर्ण प्रयोग किया जाना चाहिए। और ये बात पहले से ही मैं बता चुका हूँ कि क्यों भौतिक परिस्थितियां नहीं बदलनी चाहिए और क्यों उसी धातु के साथ हमें संपूर्ण प्रयोग करना है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जैसे ही वेरी होगी उस केस में जो आर है, जो V बराबर आर आई के अंदर में जो आर है वो भी बदल जाएगा, और ये बदल जाएगा तो हम V और I के अंदर में एग्जैक्टली क्या रिलेशन है उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। तो कुछ शर्तें जो ओम के नियम पे इम्पोज की जानी चाहिए वो भी हमने यहाँ पे लिख ली, और दूसरा कि धातुओं का प्रतिरोध है वो ताप बढ़ाने के साथ साथ क्यों बढ़ता है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो इस प्रकार से आज हमने ओम का नियम है उसकी चर्चा की, और ओम के नियम को लेकर हम शुरू से फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ओम के नियम में सबसे पहले हमने इस टंकी वाले एग्जाम्पल को लेके ये समझना चाहा कि बैटरी क्या काम करती है एग्जैक्टली। तो बैटरी जैसे दोनों टंकियों के पानी की हाइट में डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे वो वोल्टेज हाइट का काम कर रहा है, तो वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट करती है, और जैसे ही वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करने लग जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो को ही हम धारा कहते हैं, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही धारा का नाम देते हैं। और फिर हमने ये समझने की कोशिश की कि 5 वोल्ट की बैटरी है उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। 5 वोल्ट की बैटरी का मतलब ये है कि जो दोनों सिरे उस बैटरी के ऊपर लगाए जाएंगे उन दोनों सिरों के मध्य में वो 5 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करेगी। अब कुछ 5 वोल्ट की बैटरी वो कि इसका विभव 5 है, इसका विभव 5 ऐसा कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसका अर्थ ये है कि जो दोनों सिरे इसके ऊपर लगाए जाएंगे उनके बीच में 5 वोल्ट का ये विभव अंतर या वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट कर देगी ये बैटरी। और फिर हमने कुछ गणितीय एग्जाम्पल लेकर इस बात को और अच्छे से समझा कि 5 वोल्ट का क्या मतलब है और 5 वोल्ट का डिफरेंस कैसे कैसे बनाया जा सकता है। उसके बाद हमने कथन लिख लिया कि यदि ताप एवं दाब, जिसको कि मैं भौतिक परिस्थितियां कह रहा हूँ, वो नियत रहे तो किसी परिपथ में बहने वाली धारा है वो परिपथ के सिरों के मध्य जितना विभवांतर होता है उसके समानुपाती होती है। अगर सिरों के मध्य विभवांतर है उसको हम बढ़ाते जाएं तो धारा भी ठीक उसी अनुपात में ठीक उसी तरीके से बढ़ती जाएगी। और फिर इसको हमने गणित में लिख लिया, और गणित का चूँकि ये आपको मान के चलना है कि ये गणित का नियम ही है कि जैसे ही समानुपाती नियतांक घटाएंगे तो वहाँ पे कोई न कोई नियतांक आएगा, जिसको कि फिजिक्स की भाषा में प्रतिरोध कहते हैं, अड़चन कहते हैं, बाधा कहते हैं। और फिर ऐसा हमने ग्राफ बना लिया, और ग्राफ की जो ढाल है अगर V समानुपाती I है, V I के समानुपाती है, तो वो ढाल नियत रहनी चाहिए। और हमने यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स, 2-3 बिंदु अलग अलग जगह के उठा के देख लिया कि वो एक ही बन रहा है। आप इसको और इस पॉइंट को भी उठा के देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जैसे ही लोगे तो ये
15 माइनस 10 बटे नीचे भी 15 माइनस 10 बनेगा, तो ये फिर से 5/5 होके 1 बन जाएगा। आप कोई भी पॉइंट उठाओगे, इस लाइन को आप कितना ही आगे बढ़ा दो और कोई सही पॉइंट उठाओगे तो हमेशा ही जो पास पास के दो बिंदु है या कोई सी बिंदु है उनके बीच में जो अंतर है वो वही रहना है, और कुल मिला के ढाल है वो नियत रहनी है। उसके बाद हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि क्यों धातुओं का प्रतिरोध है वो ताप बढ़ाने पे बढ़ता है, क्योंकि अर्धचालकों का प्रतिरोध है वो ताप बढ़ाने के साथ घटता भी है। वो एक अलग कंसेप्ट है कि उनका क्यों घटता है, लेकिन धातुओं का क्यों बढ़ता है इस बात को हमने इस तरीके से समझा कि इलेक्ट्रॉन जो कि पहले से ही फ्री है, तो ताप बढ़ाने के साथ उनकी गतिज ऊर्जा उनको फ्री करने में लगेगी, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही फ्री है। ये तो भगवान ने धातुओं को बनाए इस हिसाब से है कि उनके इलेक्ट्रॉन हमेशा ही फ्री रहते हैं, पूरी धातु के अंदर में कहीं पे भी आ जा सकते हैं। तो हमने देखा कि जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ी तो धनायनों की, जो धातु के धनायन जो रुके हुए थे अपनी अपनी कोर्स पे टिके हुए थे, वहाँ से वो हिलने लगे, वाइब्रेट करने लगे, तो इलेक्ट्रॉनों का जो स्वाभाविक फ्लो था उसको इसने इंटरप्ट किया, उसको बाधित किया, उसके मार्ग में ये बाधा डालने लगे, तो और बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं। और जैसे ही बाधा बढ़ी, जितनी पहले बाधा थी उसकी तुलना में बढ़ गई, तो बाधा बढ़ गई तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, और हमने किया क्या था, टेम्परेचर बढ़ाया था, तो रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर बढ़ गया। और फिर हमने शर्तें पढ़ी कि ओम के नियम का प्रैक्टिकल जब भी करें उस पर क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। शर्त यही थी कि वो सारी शर्तें लगानी है जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को प्रभावित करती है। प्रतिरोध को भौतिक परिस्थितियां प्रभावित करती है तो उनको हमने फिक्स कर दिया, ताप और दाब दोनों को नियत कर दिया। दूसरा, प्रतिरोध चेंज होने का एक तरीका और हो सकता है कि हम अगर धातु की तार अलग अलग धातुओं की काम में लें तो फिर से वो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, तो वो भी हमने ये फिक्स कर लिया कि भाई अगर शुरू में कॉपर था तो बाद में भी हम कॉपर ही लेके चलेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने ओम के नियम की विस्तृत चर्चा की। इसी प्रकार से अगली क्लास में कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।